नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चित ही इस श्रृंखला का लाभ आपको मिल रहा होगा। चलिए इसी श्रृंखला के तहत आरंभ करते हैं आज का पहला अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हैं, ए युवराज देव, बी कोक्कल, सी कर्णदेव और डी है गांगेय देव। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्णदेव। यानी कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसे माना जाता है उसका नाम कर्णदेव है। इसने मालवा और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 11वीं शताब्दी में मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए गठित त्रिगुट संघ में शामिल शासक थे। तो राजा भोज को पराजित करने के लिए जो त्रिगुट बनाया गया था, 3 राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया था, उसमें शामिल कौन कौन थे बताना है। ऑप्शन ए कलचुरी के शासक कर्णदेव, बी चालुक्य शासक भीम प्रथम, सी कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर लाट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे, सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी मालवा के शासक राजा भोज को पराजित करने के लिए कलचुरी शासक कर्णदेव, चालुक्य शासक भीम प्रथम एवं कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर लाट, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट बनाया था और फिर उन्हें पराजित किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जबलपुर यानी भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शासक का नाम बताना है। ऑप्शन ए कर्णदेव, बी यशः कर्ण, सी गया कर्ण और डी है रानी अल्हण देवी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रानी अल्हण देवी। जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भेड़ाघाट पर 64 योगिनी का जो मंदिर बना है उसमें कलचुरी शासिका गयाकर्ण की रानी, जो कलचुरी शासक थे गयाकर्ण, उनकी रानी का नाम था रानी अल्हण देवी और इन्होंने ये मंदिर बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह जनजाति जो अच्छी वर्षा हेतु सूअर की बलि देती है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए गोंड, बी बैगा, सी पनिका और डी भारिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगा। बैगा जनजाति अच्छी वर्षा के लिए सूअर की बलि देती है। ऊंचे पहाड़ से बैगा पत्थर खिसकाते हैं और एक गड्ढा खोदकर उसमें सूअर की बलि दे दी जाती है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से अच्छी बारिश होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो कोरकू शब्द का क्या अर्थ है बताना है। ऑप्शन ए पर्वत श्रेणी, बी मनुष्यों का समूह, सी वृक्षों का समूह, डी पशुओं का समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्यों का समूह। कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ मनुष्यों का समूह होता है। कोरकू जनजाति समूह में रहती है इसलिए कोरकू कहलाती है। तो कोरकू शब्द का अर्थ है मनुष्यों का समूह। अगला प्रश्न देखेंगे, भीलों के मकान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कू, बी हु, सी सू और डी बू। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीलों के मकान को कू नाम से जाना जाता है। भील संसार की सबसे अधिक रंगप्रिय जनजाति के रूप में भी फेमस है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला चित्रवन के कलाकारों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्रवीर, बी चित्रपुरुष, सी चित्र योद्धा और डी चित्ररस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्ररस। चित्रवन के चित्रों के कलाकार को चित्ररस के नाम से बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मामूलिया कहाँ की लोकप्रिय चित्रकला है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी निमाड़ और डी पूरे मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी मामूलिया नामक जो कला होती है जिसे नवरात्रि के दौरान दीवार पर बनाया जाता है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है और इसे अविवाहित लड़कियों के द्वारा गाय के गोबर से चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी जो नहीं है बताना है उसका नाम। ऑप्शन ए काली सिंध, बी गंजाल, सी पार्वती और डी बनास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंजाल। गंजाल नदी नर्मदा की सहायक है जो कि नर्मदा के बाएं तट से मिलती है, जबकि जो अन्य नदियां हैं काली सिंध, पार्वती और बनास, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, चूलिया झरने में किस नदी पर बनता है? यानी चूलिया नाम का जो झरना है वो किस नदी पर बनता है बताना है। ऑप्शन ए चंबल नदी, बी सोन नदी, सी नर्मदा और डी बेतवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंबल नदी।
चंबल नदी पर चूलिया झरना बनता है और ये राजस्थान के कोटा संभाग में आता है और लगभग 10 मीटर ऊंचाई से चंबल नदी का पानी इस झरने में गिरता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी पर दोसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मांधाता का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी सिंधु, सी कावेरी और डी गंगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंदाता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, बी राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, सी सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना और डी सरकार किसी भी धर्म को महत्वहीन मानती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी कनाडा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी कनाडा। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वो अमेरिका से ली गई है। जैसे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होती है, वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से आरंभ की जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपको अधिकतम समय बताना है। ऑप्शन ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 3 महीने और डी कुछ भी तय नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 महीने। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तब संसद विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, यानी 12 माह तक बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपलक्ष्य में यह कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो इसका कारण बताना है। ऑप्शन ए उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय थे, बी उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे और डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका मुख्य कारण था उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जबकि जो साइमन कमीशन बनाया गया था वो भारत के कानूनों के लिए था, लेकिन भारतीय सदस्य उसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी जेम्स ऑगस्ट हिक्की और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। इन्होंने 1789 में बंगाल गजट नाम का एक अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर कलकत्ता से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्कल का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। उत्कल का मैदान जो कि उड़ीसा तट के सहारे लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। इस मैदान पर महानदी का डेल्टा, चिल्का झील, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सारी चीज़ें आती है। तो उत्कल का मैदान
उड़ीसा तट के किनारे है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कनारा तटीय मैदान कहाँ तक विस्तारित है? तो कनारा तटीय मैदान का विस्तार बताना है। ऑप्शन ए कच्छ एवं सौराष्ट्र के पूर्व में है, बी दमन से गोवा तक है, सी गोवा से मंगलोर तक है और डी उड़ीसा से कन्याकुमारी तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा से मैंगलोर तक। कनारा तटीय मैदान गोवा से मैंगलोर तक पाया जाता है। इसका निर्माण प्राचीन कायांतरित शैलों के माध्यम से हुआ है। इसमें बलुआ स्तूपों का जमाव मिलता है और यह गरम मसाले, सुपारी, केला, आम, नारियल आदि की कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध तट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए पुरुषनी नदी, बी सतुद्री, सी विपासा और डी सदानीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदानीरा, यानी गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा था। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यानी 13वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब के विजेता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा करके ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फीफा महिला विश्व कप 2023 के विजेता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी स्पेन और डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ऑप्शन ए जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, बी है पॉल लिंच, सी चेतना मारू और डी है वीएस नायपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा जॉर्जी गोस्पोंदिनोव। इन्होंने 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और यह प्रथम बुल्गारियाई लेखक बन गए हैं, यानी बुल्गारिया के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली और हिंदी भाषा की पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए रेत समाधि, बी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, सी मिल्कमैन और डी है दी प्रॉमिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेत समाधि, यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखे जाने वाली पहली किताब का नाम है रेत समाधि। साथ ही हिंदी भाषा की पहली पुस्तक जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है वह रेत समाधि, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन ए डोमेन जी, बी गीतांजलि श्री, सी है डगलस स्टुअर्ट और डी है एना बर्न्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि श्री। 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली यह पहली किताब इनकी बनी थी। साथ ही गीतांजलि श्री इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका भी बनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं को सरकार ने जीआई टैग दिया है, यह किस जिले में बहुतायत होता है? ऑप्शन ए सीहोर, बी विदिशा, सी रीवा और डी बालाघाट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीहोर, यानी सीहोर में बहुतायत रूप से सरबती गेहूं पाया जाता है, जिससे सरकार ने कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंक में एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन किस तकनीक का उदाहरण है? ऑप्शन है ए मैन, बी लैन, सी वैन और डी इंटरनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। बैंकों में जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम यूज होते हैं वो वैन का एक उत्तम सा उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूटूथ का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हैं, एक बेतार तकनीक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी, बी एक सोशल नेटवर्किंग तकनीक, सी एक फ्री म्यूजिक टूल और डी एक सर्च इंजन। इसका सही उत्तर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, एक बेतार तकनीक यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ जो है एक बेतार तकनीक है जिसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के जरिए कम दूरी में कंप्यूटर
या फिर मोबाइल, इस तरह के उपकरणों को आपस में जोड़ना सरल हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को किसने जन्म दिया? ऑप्शन ए समीर निगम, बी सबीर भाटिया, सी विजय शेखर शर्मा और डी अंकित फाड़िया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबीर भाटिया। इसमें ऑप्शंस गलत दिया है, इसका सही उत्तर होगा सबीर भाटिया। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया है सबीर भाटिया ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड किसने लिखी है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी लेडी अगस्टा और डी है टिम बर्नर्स ली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल गेट्स। यानी बिल गेट्स ने प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड लिखी है। यह उन्होंने 1995 में लिखी थी। तो ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक रोड अहेड के लेखक है बिल गेट्स। तो दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।